अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वेल हमारा एक्चुअली का शो हमारा कल से कंटिन्यू होगा। इन केस यू मिस दैट शो, तो कल हम लोगों ने इनवाइट किया था फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन सलीम मलिक को, तो आके अपने तरफ जो उनका वर्जन सुनने के लिए। बट विल कंटिन्यू दैट क्योंकि हमारी कल इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकी एंड वी ट्राई टू सी वेयर ही स्टैंड्स। और आज हमें आपको किस किस ने ज्वाइन किया वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी, लेकिन विद इज वन गुड न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड सिकंदर, वो ये है कि जो कोरोना वायरस के बायस ऑल दीज क्रिकेटर्स जो ज़रूरतमंद थे, स्कोरर्स, मैच ऑफिशियल्स और ग्राउंड स्टाफ की माली इमदाद करने का फैसला किया है। जी, मैंने बोला ज़रूरतमंद क्रिकेटर्स भी बोला मैंने, तो पीसीबी हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प देम, उनकी माली इमदाद करने का फैसला किया और ये कोशिश करेंगे कि ईद से पहले उनको अमाउंट मिल जाए। सो इट्स वेरी वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी वेल डन सर। आप लोगों के वो जो 1 करोड़ रुपया जो आपने प्राइम मिनिस्टर को दिया है वो तो ऊँट के मुंह में कहते हैं ना जीरा जाने वाली बात है, मगर यहाँ पर डायरेक्टली इन लड़कों को, लोगों को फ़ायदा होगा जो मुझे मुसलसल फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। हम कल इस मौजू पे और ज़्यादा बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं, और क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि अगर कोई लड़का मिस आउट हो रहा है, उसका नाम नहीं है, तो वो ज़रूर क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करे। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सर, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं है नाम या कुछ, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट पीसीबी या जो भी आपके साथ लोग हैं उनको अपना ज़रूर इन्फॉर्म करें। आप हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दैट, ठीक है। और अब हम अपने पैनल से आपसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक साहब ने। सलीम मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद साहब। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक रहमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के होस्ट याया हुसैनी एंड क्रिकेट सिकंदर बक। सो जेंटलमैन, लेट्स गेट डाउन टू इट। खालिद महमूद साहब, पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो आपका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, आपने बोला कि आपको कोई रिग्रेट नहीं है उन प्लेयर्स को दोबारा खिलाने के लिए जिनको पहले माजिद खान साइड लाइन कर चुके थे, बिकॉज यू फील देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस। नहीं, ये बात नहीं है। वो मेरा और माजिद खान का इख्तलाफ बड़ा खुल्ला था, वाज़ेह था। माजिद खान कह रहे थे कि इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं, इनको टीम से बाहर कर दिया जाए, और मेरे आने से पहले वो इनको टीम में से बाहर तकरीबन कर चुके थे। मेरा मौका बड़ा उससे मुख्तलिफ था कि इल्ज़ामात की तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और जिसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो या जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आए उसके मुताबिक फैसला किया जाए। बड़े से बड़ा डाकू, बड़े से बड़ा कातिल जो है, उसको भी समाअत का, सुनवाई का मौका मिलता है। ये उसका शरई हक है, ये इसका कानूनी हक है। इसी मौक़िफ़ की बुनियाद पे मैंने इनको खिलाया, और जब इंक्वायरी का नतीजा आया उस वक्त मैं तो फारिग हो चुका था, लिहाजा उसके बाद किसी चीज़ का मैं कोई जिम्मेदार नहीं। अच्छा खालिद साहब, ये बता सकते हैं कि आप चेयरमैन थे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके पास वो कौन से लोगों को ज़्यादा माजिद खान ने कहा था कि जी ये वो लोग हैं कि जिनको ख्याल रखें, इनको सिलेक्शन के लिए ना सिलेक्ट करें? कोई ऐसी आप बता सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? नहीं, आप सारे सहाफ़ी हैं, आपको तो बल्कि मुझसे बेहतर ये सारी खबरें होनी चाहिए। वसीम अकरम जो था वो असल में था वजह, यानी इसका जो भी झगड़े की, कि वसीम अकरम को टीम से बाहर कर दिया गया था इस बुनियाद पे कि वो उसके खिलाफ इल्ज़ामात है। और मैंने कहा, वो देखिए, एक पाकिस्तान का मायानाज खिलाड़ी है, उसने बड़ी कंट्रीब्यूशन की हुई है वर्ल्ड कप 92 में और बहुत से मौक़ों पे, तो और फिर मुख्तलिफ टूर्स के दौरान। तो अगर उसके खिलाफ इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम सामने आने चाहिए, उसके खिलाफ गवाहियाँ सामने आनी चाहिए, वो इल्ज़ाम जो है वो साबित होना चाहिए, तो फिर उसको बाहर करना है। तो वो ज़्यादा मसला उसी का था और उसी को मैंने शामिल किया था टीम में। मगर बाद में आपने अफसोस का इजहार किया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, 3 मैच हम बहुत गलत हारे, आपको थोड़ा डाउट्स था शायद उन पे। ये 99 मैंने 3 मैचों के बारे में बिल्कुल कहा, पहले भी कहा है, अब भी कहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं होता जो कि आमतौर पे मीडिया ले लेता है। इस बात की तायद में मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग जो हैं, करामत नज़ीर भंडारी साहब वाली जो इंक्वायरी जो हुकूमत पाकिस्तान ने करवाई थी गालबन 2001 या 2 में, उसमें भी मेरा बयान पढ़ लें। मैंने कहा मेरे पास कोई क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन नहीं है इन मैचों के हारने की, खासतौर पे बांग्लादेश भी, इंडिया के बारे में भी मेरा ख्याल था कि हमने इतना अच्छा खेल उनके खिलाफ खेला था सबका टूर में, इंडिया का टूर जो था, तो हमें हारना नहीं चाहिए था। तो क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मैच फिक्सिंग ही उसकी वजह हो सकती है। पर मेरे पास
कोई गैब का इल्म नहीं है। मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूँ और मैं समझता हूँ कि जो आलिमुल गैब है, जो गैब का इल्म रखने वाला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ऐसे महसूस होता है कि क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक़ वाले रखने वाले लोग जो हैं उनके पास खासा कुछ इस किस्म का इल्म है जिसकी बुनियाद पे वो फौरन बयान डाल देते हैं कि मैच फिक्सिंग हुई है। तो मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है। मुझे अब तक नहीं कोई किसी की इत्तला कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैच हारने की वजूहत और भी बहुत सी हो सकती हैं। टीम में लड़ाई एक वजह हो सकती है, कप्तान के साथ मुखालफत की वजह हो सकती है, और फिर बांग्लादेश की तो बड़ी दिलचस्प एक वजह उस जमाने में आई थी। मुझे मौका ही नहीं मिला तफ्तीश करने का कि जी चूँकि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाना था तो शायद कोई हुकूमती मुदाखलत हुई और उस वजह से मैच हार। तो कई वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं बहरहाल इस दुख का इजहार करने में हक बजानब हूँ कि इतनी मजबूत टीम जो बना के हमने भेजी थी वो मैच ये क्यों हार गई थी। अच्छा, खालिद महमूद साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा नाम अतीक है, मैंने आपसे पहले भी रब्ता किया था। दरअसल आपका एक स्टेटमेंट सामने आया था कि अताउर रहमान ने जो अपना बयान तब्दील किया, हल्फिया बयान जो तब्दील किया, उसमें आपने शक का इजहार किया कि हो सकता है कि वसीम अकरम ने दबाव डाला हो या किसी और खिलाड़ी ने दबाव डाला हो, लेकिन उसके बावजूद फिर आपने वसीम अकरम को कप्तान कंटिन्यू रखा। इसकी क्या वजह थी जब एक खिलाड़ी के बारे में आपको खुद शक था कि उसने दबाव डाल के जो है अताउर रहमान से बयान तब्दील करवाया, जिस पे आपको खासा अफसोस भी हुआ, फिर उसको कप्तान आपने कंटिन्यू भी रखा, तो इसकी वजह पूछना चाहूँगा कि क्या वजह थी? कप्तान कंटिन्यू कहीं पे नहीं रखा। आप देखिए, अब ये बात बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपके पास पता नहीं इतना वक्त है। मैं तो आपसे अर्ज करता हूँ, आप इतने सीनियर सहाफी सारे बैठे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग, वो गालबन राशिद लतीफ़ साहब ने चैलेंज दिया है कि कोई है मुझसे बात करे, तो मैं तैयार हूँ बात करने को, बशर्ते के उस जमाने के ये दोनों किरदार इकट्ठे लेके आप आ जाइए। माजिद खान को भी बुला लीजिए और राशिद लतीफ़ साहब को। मैं आऊँगा, मैं सवाल करूँगा, सवाल फिर आप नहीं करेंगे और मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा और इन सारी बातों का जवाब वहाँ पे आ जाएगा और फिर आप लोग फैसला करेंगे। तो बात यह है कि वसीम अकरम तो बाद में कप्तान बने ना, उससे पहले जो थे राशिद लतीफ़ साहब कप्तान थे। राशिद लतीफ़ साहब सबसे सीनियर उस वक्त खिलाड़ी नहीं थे, उनसे सीनियर खिलाड़ी आमिर सुहेल साहब थे और वो भी बहुत इसी तरह इसी जुमरे में आते थे जिनको आप कहते हैं कि विसल ब्लोवर और साफ सुथरे खिलाड़ी थे। उनका हक मारा गया, उनको क्रिकेट बोर्ड वालों ने तकरीबन बैन कर दिया था दाखिले पे और सारी चीजें थी, खासे वो यानी गुस्से में थे, कोई वजह नहीं थी उसकी। मैंने आमिर सुहेल को कप्तान बनाया था और उसके बाद उनका जो भी मामला हुआ वो कप्तानी कुछ छोड़ गए और उसके बाद अब सूरत हाल ये थी कि टीम तैयार करनी थी, तो वसीम अकरम दस्तयाब थे, उनको मैंने कप्तान बनाया। अभी उस वक्त तक ना कोई इंक्वायरी हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी जब ये सारी सूरत हाल हो चुकी थी, वो उसके बाद सारा मामला हुआ। तो इस वजह से अगर फर्क कीजिए, मैं जो ये कह रहा हूँ कि यानी शक ये नहीं कर रहा कि मुझे कोई इसकी जरा भी खबर है, लेकिन कुछ किसको फायदा उसका हो सकता था, फायदा हो सकता था सिर्फ वसीम अकरम को हो सकता था। तो इस वजह से मेरा दिमाग इस तरफ किया है, लेकिन मुझे उसकी भी कोई इत्तला नहीं है। तो कप्तान बनाना तो उसका मेरिट पे था, जब तक इंक्वायरी का नतीजा नहीं आ जाता था उसको उसकी सलाहियत, उसके तजर्बे और उसके मेरिट के मुताबिक ट्रीट करना मेरे असूल का, मौक़िफ़ का हिस्सा था। ठीक है, नोटेड खालिद महमूद साहब। जी भट्टी साहब। मैं अस्सलाम वालेकुम, माजिद भट्टी बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी खालिद साहब, मैं माजिद भट्टी बात कर रहा हूँ। हेलो जी खालिद महमूद साहब, अब्दुल माजिद भट्टी आपसे बात करना चाह रहे हैं। कैन यू, आपको उनकी आवाज आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है, पहले कुछ खत्म हो गई थी। जी भट्टी साहब। खालिद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 4-5 दिन पहले जो आपका एक बयान आया रिगार्डिंग 99 वर्ल्ड कप, तो उससे ये तासुर मिला कि पाकिस्तान की टीम ने 3 मैच जो थे वो फिक्स खेले थे, एक इंडिया के खिलाफ मैच, एक बांग्लादेश के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल। लेकिन अगर थोड़ी मेमोरी को रिकॉल करें, आप हमारी दावत पर कराची प्रेस क्लब आए थे 14 जुलाई 1999 को, जिसके अगले दिन फिर आपको पीसीबी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। उस दिन आपने प्लेयर्स को भी डिफेंड किया था और कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जितना पाकिस्तान की टीम के हारने पे शोर मच रहा है, इतना शायद पाकिस्तान में जो बड़े बड़े साने हुए हैं उस पर भी शोर नहीं मचाया गया। तो ये फिर हम ये तासुर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद
अब आप 21 साल बाद आपकी राय में कुछ तब्दीली आई है, ये तासुर दुरुस्त है या हम गलत समझ रहे हैं आपको? आप माजिद भट्टी साहब बोल रहे हैं? जी सर। जी जी जी, मैं अर्ज कर दूं कि बात यह है कि मैं जब मैच पे सवाल करता हूं तो मेरा हरगिज कभी भी ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि कोई मैच फिक्सिंग हुई है। इसलिए नहीं कि मैच फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है, मुझे बिल्कुल उसकी कोई खबर नहीं है। मैं तो हमेशा जब ये कहता हूं कि वो मैच हारने की कोई वजह मुझे समझ नहीं आती। अगर आप जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब के सामने मेरा बयान पढ़े, उसमें मैंने कहा है कि इसकी कोई क्रिकेटिंग एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो मैं ये कहता हूँ, जहाँ तक वो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैच फिक्सिंग हुई है, क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। बाकी जो लोग कहते हैं उनके पास कोई इल्म होगा, हो सकता है कोई गैब का इल्म भी हो सकता है उनके ऐसे वसाइल हों, ऐसे उनके राब्ते हों जो मैच फिक्सर्स हैं, बैटिंग करते हैं, उनसे उनको मालूमात मिलती हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा राब्ता नहीं है, किसी से ऐसा ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता चलता। तो मैच हारने पे मैं ज़ाहिर है बहुत दुखी था। बाकी आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हैं, ज़रूर ऐसे हुआ होगा। मैंने बड़े पुरजोर तरीके से टीम का उस वक्त दिफा किया था, इसलिए दिफा किया था कि एक हारी हुई टीम को अबैंडन तो आप नहीं कर सकते, उनके लिए आप ज़रूर करते हैं। और ख़ासतौर पे जब हर तरफ मैच फिक्सिंग का शोर उठ रहा हो और मैच फिक्सिंग की कोई गवाही भी ना लाई जा रही हो, तो मेरा ख्याल है मेरा वही फर्ज बनता था कि इस मामले में मैं उनका दिफा करूं। ठीक है, खालिद महमूद साहब, टेल मी, हमें सलीम मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, आपकी उनके बारे में क्या व्यूज हैं? आपका इस पूरी सिचुएशन का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि एफआईए को दे देना चाहिए मामला, दे शुड सॉल्व इट, मगर आप बिल्कुल वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन प्लेयरों के बारे में आप एफआई को दे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूसरा फरीक जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अप्रोच किया और खिलाड़ी ने हमें इत्तला नहीं बताई और इसके बारे में सजाएं दी गई शर्जील को और नवाज को और उमर अकमल को और एक इरफान वो बॉलर था उसको, तो भाई खुदा के लिए इनको तो सजा दो, जो देना चाहते हो दे दो, सख्त दो, नरम दो, लेकिन क्या हक नहीं बनता और फर्ज नहीं बनता क्रिकेट बोर्ड का कि दूसरा फरीक जो सारे मसले में मुलव्वस है, जो बुराई की जड़ है, उसकी तहकीक करें, उसको पकड़ने की कोशिश करें कि आप अपने ही खिलाड़ियों को बार बार सजाएं देते रहेंगे और कभी नहीं सोचेंगे कि दूसरा ये लोग जो ये कर रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं समझ आती कि क्या रुकावट है क्रिकेट बोर्ड के सामने कि वो उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद साहब, अब खालिद साहब कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एफआईए के पास बेशुमार ऐसे ज़ाब्ते हैं, बेशुमार ऐसे कवानीन है। ये बदयांती का मामला है, ये फ्रॉड का मामला है, ये चीटिंग का मामला है। किसी ना किसी दफा लगा के उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, पकड़ना चाहिए। कम अज कम क्रिकेट बोर्ड को जरूर ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता। सर आपकी खालिद साहब, मैं आपकी इस बात पे टोटली एग्री करता हूं। इस रिपोर्ट के अंदर एहतसाब ब्यूरो का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने सारे बुकियों के नाम दिए हुए हैं और आपके बात को मैं सेकेंडली स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूं कि वो लोग जो कि इन लड़कों को ख़राब करते हैं, हमारे टैलेंट को ख़राब करते हैं, उनका नाम भी आना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। उनको हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्रिमिनल तरीके से उनके ऊपर ऑफेंसेस लगाने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि सर मैं एज अ क्रिकेटर कई ऐसे लोगों से मुलाकात की है या मेरे से वो आकर मुलाकात कर लेते हैं कि जो कि नोटोरियस हैं, छुपे हुए होते हैं, मगर जब उनको पता चलता है मैं क्रिकेटर हूं तो मुझे आकर वो बहुत सी ऐसी बातें वो बता चुके हैं, ठीक है, जो कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता ना उन लड़कों का, कि वो किस तरह मैच फिक्स करते हैं। ये सारी चीज़ें वो हमें बताते हैं। इसी बेस पे हम कभी कभार जो है इन लड़कों को तंग करते हैं कि जी ये लोग जो हैं मैच फिक्स करते हैं। तो ये मैं आपको वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे आते हैं जिनका मतलब दे आर इनविजिबल, मगर वो हमें आकर बताते हैं कि ये हुआ था। तो इसीलिए हम इस बात पे करते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास ऐसे लोग आते हैं। नहीं इसलिए सर मैं क्रिकेटर हूँ ना, तो वो आते हैं मेरे पास। सुन ले, मेरे पास एक ही ऐसा बंदा आया था उस जमाने में, मैं याद पड़ता है, वो अताउर रहमान था। और मैं आपको हतमी तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने उसको बिल्कुल कहा कि ये बातें जाके तुम जज साहब के सामने करो और बताओ। सर उसने लिखा है कि आपने उसको मना किया कि मत बोले इसमें। हाँ, मैं उसी बात को करने लगा हूँ ना। तो उसने बजाय ये जाके अब उसको वो करना नहीं चाहता था। बात आपको इससे तो समझ आ जाना चाहिए ना, वो करना नहीं चाहता था।
अब जाय साहब के सामने उसको कोई मजबूत सहारा चाहिए था अपनी बात को ना करने का, और उसने कहा कि जी वो तो मुझे उन्होंने रोका, और फिर ये भी कहा कि वो मेरा हल्फिया बयान भी उनके पास है, और दोनों बातों में वो झूठा है। हल्फिया बयान जो था वो बाद में अहमद सुहेल ने जज साहब के सामने पेश किया। यानी आप ये तो नहीं कर सकते कि एक शख्स झूठा साबित हो चुका हो और उसका एक चीज झूठ हो और उसको तो आप कहें झूठ है, और दूसरा जो कोई इस तरह की बात करे उसको आप सच मानना शुरू करें। तो खालिद महमूद साहब आपका यही स्टांस है कि अताउर रहमान जी सच जज साहब इसको जरा भी अहमियत देते तो वो यकीनन मुझे इसके बारे में पूछते, तलब करते कि भाई आपने इसको रोका था, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पे उसकी हर चीज को रिजेक्ट कर दिया कि एक शख्स का झूठा होने के लिए एक झूठी काफी है, उसकी फिर कोई बात काबिल कबूल नहीं हो सकती। ठीक है खालिद महमूद साहब, आप इस स्टांस में हैं कि अताउर रहमान ने ये बिल्कुल सरासर झूठ बोला है कि आपने उनको रोका कि अपना बयान बदल दें। सो वील दैट्स ऑन रिकॉर्ड, बट थैंक यू सो मच खालिद महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपना वर्जन हमें सुनाया। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सलीम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विल टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद उनसे हम अपनी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। सलीम मलिक साहब के पास हम लोग डायरेक्टली अब चलते हैं। सलीम साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सिर्फ एलिगेशंस है, इल्ज़ाम है, कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आई नो आप इस बात पे कायम है, मगर थोड़ा सा मुझे इस पे भी एक्सप्लेन करिए। जो राशिद लतीफ़ साहब ने एविडेंस पेश किया था, वो ऑडियो टेप्स, उसकी क्या कहानी है कि आपने एडमिट भी किया था कि उसमें आपकी आवाज़ है? आप दोबारा कर देंगे, आप इन्होंने मुझे अभी शायद कनेक्ट किया। जी सलीम अली साहब, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो जल्दी से मुझे थोड़ा सा ये राशिद लतीफ़ वाला इंसिडेंट भी बता दें जो उन्होंने टेप्स पेश की थी। देखें, बात सुने फातिमा, ये जो कैसेट ये रोज जो लैला मजनू की कहानियां सुनाते हैं और ये मंजन भेजते रहे हैं ना पिछले 20 साल से, वो कैसेट सुने आप भी, प्लीज जरूर उस कैसेट को सुने। बात सुने, ये मैं इस्लामाबाद में था, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये प्रॉपर एक साजिश थी जो मेरे खिलाफ मुझे निकालने के लिए की गई थी। मैं अपने इन लॉज के घर में था, मुझे कॉल आती है बादशाह अली की कि इसने कहा था कि जी आपका बेटा होएगा तो आप उसका उसामा नाम रखिएगा, और आज तक उसका उसामा ही है। इसने मुझे फोन किया मुबारक देने के लिए कि आपका बेटा हुआ है, आपने क्या नाम रखा? मैंने कहा यार उसामा रखा। इधर उधर की बातें करने के बाद मुझे कहते हैं सलीम भाई वो मुझे पता चला है कि सईद अनवर वो बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं टीम के बारे में, मैच फिक्सिंग के हवाले से। मैंने कहा यार ये सईद अनवर ये क्या बातें कर रहा है, उसको समझाओ कि ये पाकिस्तान की बदनामी है, जो अगर वो उसने ऐसी कोई बात की है तो ये तो बड़ी गलत बात है। ये टोटल इतनी बात इससे हुई है जी इस कैसेट में, और उसको भी इन्होंने तोड़ मरोड़ के उसको उसमें से निकाल के कुछ चीजें जस्टिस साहब के सामने पेश की। उसके बाद उन्होंने भी शायद इसमें मेंशन किया हुआ है। ये टोटल कैसेट थी जो वहां मुझे दिखाई गई, और मैंने माना था कि हाँ ये मेरी बात है। तो ये तो लोगों की टेपिंग करते रहे हैं कि किसी तरह टीम से निकाला जाए। या आप देखें ना, ये कोई कौन सा तरीका था कि खुद ही बातें करनी और खुद ही उसको बना के पेश कर देनी। तो ये टोटल थी जी कैसेट। मैं तो कहता हूँ सुनाएं लोगों को। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है शाहगान एजाज ने, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आई नो या आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी फातिमा, मैं शाहगान एजाज साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि कल भी सलीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि वक्त का मैं मुकाबला सख्त है, बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि सलीम मलिक साहब ने खुद टेप के हवाले से अपनी राय का इज़हार कर लिया, तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में भी इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं शाहगान एजाज साहब आपको शो में वेलकम करूँगा और जानना आपसे मैं ये चाहूँगा कि जो भूचाल पाकिस्तान क्रिकेट में 1990 के अरसे में आया, खिलाड़ियों पर, टीम पर, मैच फिक्सिंग के बड़े मैच हारने पर इल्ज़ामात लगे, 3 मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंक्वायरी कमीशन जो है वो तरतीब दिया, और वो जो 3 इंक्वायरी कमीशन थे, जस्टिस रिटायर्ड करामत भंडारी, जस्टिस रिटायर्ड एजाज यूसुफ एंड जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, ये 3 कमीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लेटफॉर्म से क्रिएट किए गए, लेकिन उनकी प्रोसीडिंग को फाइनल नहीं किया गया। बट ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटकर हुकूमत पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब के अहकामात के बाद एक नया कमीशन फाउंड किया, और वो कमीशन था जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम कमीशन।
1956 कमीशन एक्ट के तहत इस कमीशन को मंजर आम पर लाया गया और इस कमीशन में वाज़े तौर पर ही लिखा गया कि किस बुनियाद पर सजाएं दी जाएंगी, किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को छोड़ा जाएगा, किस बुनियाद पर खिलाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे। और उसमें यह कहा गया कि जो लोग 90 की दहाई में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी और उनकी गवाही को सबूत के तौर पर रख कर उसके साथ लोगों को जुर्माने या सजा दी जाएगी। सलीम मलिक साहब को ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ा। वसीम अकरम साहब, मुश्ताक अहमद के बारे में कहा गया कि इनको कोई ओहदा नहीं देना चाहिए। सईद अनवर, इंज़मामुल हक, वक़ार यूनुस, अकरम रजा, इनको 1-1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। बट ऑन द अदर साइड इस कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनका ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब मैंने जो तफसीलात पेश की थी, जो सजाएं दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके मुताबिक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब सलीम मलिक साहब जो अपना मौक़िफ़ लेकर आए कि वो उस कमीशन को नहीं मानते, इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनको सजाएं हुई हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप ज़रा हमारी रहनुमाई फरमा दें। देखिए, इसमें जो कानूनी सूरत है कि वो जो कमीशन जस्टिस कयूम साहब का बनाया गया था, वो जिस तरह आपने कहा, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था और उसको एक खास मैंडेट दिया गया था। उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट आई और जिस तरह आपने फरमाया कि उसमें उन्होंने जो सलीम मलिक साहब हैं इन पे ताहयात पाबंदी का कहा और वसीम अकरम जो है उनको कहा कि इनको कैप्टनसी से हटा दिया जाए। और ये जो चीज हुई, ये कमीशन के पास एक मैंडेट था और कमीशन ने वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत तहकीकात करके वकला को एविडेंस रिकॉर्ड करके क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने के बाद वो रिपोर्ट आई। मलिक साहब ने इसको उसके बाद, मैं सलीम मलिक साहब की बात कर रहा हूँ, इन्होंने उसके बाद उसको चैलेंज किया और ये चीज देखने की है कि इन्होंने उसको फाइट किया और हाई कोर्ट में फाइट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया। उसको इन्होंने उस बैन को सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया। जब 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सिविल कोर्ट में रिमांड कर दिया और सिविल कोर्ट में पोस्ट रिमांड प्रोसीडिंग्स के बाद इनका बैन वो हटा दिया गया। जो बात आपने कही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको इम्प्लीमेंट इस तरह नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस सिविल कोर्ट के फैसले को, जब मलिक साहब का बैन हटाया गया, उसको फर्दर चैलेंज ना किया और उस वक्त ये मौकफ आया कि ये बैन तो क्रिकेट बोर्ड ने नहीं लगाया, ये तो कयूम साहब की रिपोर्ट में बैन लगा था, इसलिए हम इसको फर्दर चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज जो मौजूदा सूरत हाल है, तो मलिक साहब के ऊपर बैन ना रहा क्योंकि वो सिविल कोर्ट ने हटा दिया और उसको चैलेंज ना किया गया। अगर वो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड चलता है तो उस बैन को, वो जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें बैन हटाया गया, उसको फर्दर चैलेंज करते, जो ना किया गया। तो कानूनी सूरत हाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रिमांड के बाद सिविल कोर्ट ने बैन हटा दिया और उस बैन को फर्दर चैलेंज ना किया और बोर्ड ने बल्कि ये कह दिया कि बैन तो हमने इन द फर्स्ट प्लेस लगाया ही नहीं था, हमने तो बैन नहीं लगाया था, बैन तो लगाया था मलिक कयूम साहब ने अपने इंक्वायरी कमीशन में। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है, हमारा कोई ग्रीवेंस नहीं है। शेखन साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरा एक एज अ लेमैन एक सवाल है कि अगर सबूत के तौर पे एक शख्स जैसे सलीम परवेज ने आके बोला मैंने पैसे दिए सलीम मलिक को और मुश्ताक अहमद को, तो क्या वो प्रूफ काफ़ी होता है या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल ये दो चीजें होती हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि ये हम एक बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की, कि कोई चीज किस हद तक साबित करनी है। सिविल मुकदमात में वो आपने साबित करना होता है ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी 51% अगर आप साबित कर दें तो दैट इज इनफ। क्रिमिनल केसेस में आपने साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक हो गया। यहाँ पे ये जो कमीशन था, इसमें उन्होंने ये तय किया जस्टिस मलिक कयूम साहब ने कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो दीवानी और फौजदारी के दरमियान में होगा। अच्छा, ये जो किसी शख्स ने आके किसी पे इल्जाम लगा देना, जाहिर है वो काफी तो नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उसके ऊपर जेरा होती है, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उससे सवालात पूछे जाते हैं, किसी भी गवाह के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं ताकि ये चीज, इस चीज का तयन किया जा सके कि इसकी गवाही सच्ची है या झूठी है या किस हद तक सच्ची है। ठीक है शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें डिटेल्स दी। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम पे भी हम आपसे बात करेंगे। आपने बहुत अच्छी हमें लैंग्वेज में समझाया दिया लीगल टर्म्स। फातिमा अगर आप शेगान या हमने उनको खुदाफिज कर दिया। थैंक यू सो मच आवाज़। सो आई एम सो सॉरी वी डोंट हैव इनफ टाइम। आलिया, आपकी अब क्या टेक है इस पूरी सिचुएशन में, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कल से हम सुन रहे हैं।
पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सलीम मलिक साहब जो हैं वो जितने पाकिस्तान की इन्होंने सर्विस की और जितने ये ग्रेट प्लेयर रहे हैं, जितना इन्होंने एंटरटेन किया है वो अमेजिंग रहा है। और आज की नस्ल को जिन्होंने नहीं देखा इनको खेलते हुए वो यकीनन महरूम रहे हैं, जितने ये खूबसूरत प्लेयर थे। मेरा नहीं ख्याल कि जियो का ये मकसद है कि इनको यहाँ कटहरे में खड़ा किया गया है। बात सिर्फ ये है कि इसके ऊपर जो अभाम है उसको क्लियर करने की जरूरत है, क्योंकि हम बड़ी बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जस्टिस कयूम रिपोर्ट में एक आला दर्जे की रिव्यू कमेटी की सिफारिश की गई थी फातिमा, जो साफ सुथरे क्रेडिबल लोगों पर मुश्तमिल हो। कहाँ है? मुझे तो ये लगता है कि क्रिकेटर से ज्यादा जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। I agree. जो खालिद महमूद साहब बात कर रहे थे, भाई आप एक साल तक आप दबा के बैठे रहे हैं जस्टिस कयूम रिपोर्ट, आपको पता है वो सामने ही नहीं लेके आए थे। तो इस दौरान जो सवाए माजिद खान साहब के जो एक्शन लेना चाहते थे, इन सब ने डबल गेम खेले हैं और किसी ने वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। पॉइंट ये है, कमीशन ने जो कमीशन था उसने जुडिशियल काउंसिल से पूछा कि उनके पास डायरेक्ट एविडेंस मैच फिक्सिंग के किन प्लेयर्स के खिलाफ हैं, तो जवाब मिला वसीम। ठीक है आलिया, आई एम सो सॉरी वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट टुमारो ऑन जियो सुपर स्पेशल में वी विल स्टार्ट विद यू, जहां हम आपसे ख़त्म किया कॉन्वर्सेशन। बट थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद आके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे। स्टे विद अस। राइट, सो ये जो सलीम मलिक का जो इशू है सिकंदर, आई थिंक दैट ये थोड़े दिनों तो और चलता रहेगा, काफी मजेदार होता जा रहा है। सेशन हुआ था, आई डोंट नो अबाउट मजेदार बट इट्स टू इंटेंस। बट लेट्स टॉक अबाउट जो पीसीबी ने अभी जो अनाउंस किया है कि वो हेल्प करेंगे क्रिकेटर्स। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं यकीन करें मुझे बिल्कुल खुशी हो रही है, इसलिए कि बहुत लड़कों ने मुझे फ़ोन किए हैं, बहुत से कह रहे हैं कि जी हमारा रोज़ी ख़त्म हो गई है। बहुत से ग्राउंड्स हैं, मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे ग्राउंड्स में जो कि असल ग्राउंड है जिसमें घास लगी होती है वो मेंटेन करते हैं ग्राउंड में, उनको ज़रूर लुक आफ्टर करें। उनकी क्रिकेट बंद होने की वजह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, स्कोरर्स, ये सारे अंपायर्स, ये सारे बेचारे फंसे हुए। ठीक है, आई होप जो लोग भी क्वालिफाई करते हैं टू गेट दिस इमदाद और जिस हेल्प, आई होप उन सबको मिल जाए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून। और अगर जियो सुपर पे हमारा शो जाएगा तो विल सी यू टुमारो ऑन जियो सुपर टॉकिंग मोर अबाउट द सलीम मलिक कंट्रोवर्सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।